डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम के हवाले से हमारे पास जो रेट हैं टैक्स के वो डिफरेंट हैं। फॉर बेसिक रेट बैंड रेट है 8.75%। हायर रेट बैंड की जो लिमिट्स हैं वो वही हैं 37,701 to 1,50,000, बट रेट इज़ 33.75%। और फॉर एडिशनल रेट बैंड दिस इज़ 39.35%। डिविडेंड रिसीव जो किया जाता है फ्रॉम द कंपनी चार्ज टू इनकम टैक्स इन द ईयर इन विच इट वॉज रिसीव्ड। डिविडेंड इनकम जनरेट बैंड के हवाले से रूल बिल्कुल सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेंबर है। एंड रूल इज़ दैट फर्स्ट 2000 ऑफ डिविडेंड इनकम विल बी एग्जाम्ड। फर्स्ट 2000 ऑफ डिविडेंड इनकम विल बी एग्जाम्ड इन एनी केस, किसी भी केस में फर्स्ट 2000 ऑफ डिविडेंड इनकम इज एग्जाम्ड। Now we will consider Germany earned employment income of 14,850 and received dividend of 4,500. Pay as you earn is 600 was deducted in respect of employment income. हमने income tax liability calculate करनी है. So first we have to consider the employment income. तो ये आपके पास आ जाएगी non saving income and dividend income. थर्ड कॉलम होगा टोटल के लिए। सो फर्स्ट हम एम्प्लॉयमेंट इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम है जी आपके पास 14,850। देन इसके बाद हमारे पास डिविडेंड इनकम 4,500 मेंशन है। सो ये आ जाएगी आपके पास टोटल इनकम। That is 14,850 for non-saving income, 4,500 for saving income, and in total this would be 19,350. Now आपने इसमें से पर्सनल अलाउंस डिडक्ट करना है। पर्सनल अलाउंस है आपके पास 12,570। आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाती है 14,850 minus 12,570, so it is 2280. 4,500 of dividend income and total is 6,780. Now you have to calculate the tax liability. तो फर्स्ट नॉन सेविंग इनकम आपकी 2,280 है। इस पे टैक्स लायबिलिटी 20% के रेट पे कैलकुलेट की जाएगी जो कि आ जाएगी 456। दैन फर्स्ट 2,000 ऑफ डिविडेंड इनकम आपके पास हमेशा एग्जाम्प्ट है तो 0% पे 0 टैक्स आएगा इसका। और बाकी की जो डिविडेंड इनकम है 2,500 इट इज़ टू बी टैक्स एट 8.75%। 8.75% इसका आ जाएगा 2,500 into 8.75%, this is to 18.75. You can round it off as 219. तो इस तरह टोटल टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी 675। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मैरी ने रिसीव किया डिविडेंड इनकम और ये रिसीव किया 1,800, बैंक इंटरेस्ट है 400। शी आल्सो हैज़ द ट्रेडिंग इनकम ऑफ 15,000, 50,000 एंड 1,50,000। तीन केसेस आपको दिए हुए हैं कि अगर उसकी ट्रेडिंग इनकम 15,000 है तब हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है,
50,000 है, 50,000 है, तब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और 1,50,000 होने की सूरत में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट के, जहाँ पे हमारे पास उसकी ट्रेडिंग इनकम 15,000 मेंशन है। तो कॉलम आपके पास बनेंगे यहाँ पे नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम, डिविडेंड एंड टोटल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी ट्रेडिंग इनकम, then we have saving income in the name of bank interest, then dividend income, ये आ जाएगी आपके पास टोटल इनकम, और टोटल इनकम में से डिडक्ट किया जाता है पर्सनल अलाउंस, ताकि आप फाइंड आउट कर सकें कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। So trading income is 15,000, टोटल भी 15,000 आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 1800, डिविडेंड इनकम 1800 है, बैंक इंटरेस्ट 400 है। अब आपके पास टोटल नॉन सेविंग इनकम आ गई 15,000, सेविंग इनकम 400, डिविडेंड इनकम 1800, so total will be 17,200. Now you have to deduct the personal allowance of 12,570 from the non-saving income. Nothing is to be deducted from saving income and dividend income because सारे का सारा personal allowance deduct हो चुका है। Now you have 2,430 of your non-saving income, non-saving taxable income, 400 saving taxable income and 1,800 dividend taxable income. So ये टोटल आपके पास आ जाता है 4,630। अब टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी के हवाले से। First we have to calculate the tax liability on the income of 2,430, जो कि है आपकी नॉन सेविंग इनकम। इस पे 20% टैक्स आ जाएगा आपके पास 486। देन एज यू नो दैट व्हाट आर द स्टार्टिंग रेट, सेविंग इनकम की स्टार्टिंग रेट क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेविंग इनकम स्टार्टिंग रेट, अगर आपकी नॉन सेविंग इनकम 5,000 से कम है तो रिमेनिंग जितना भी पोर्शन 5,000 के तक आता है सेविंग इनकम का, वो आपका 0% पे टैक्स होगा। यहाँ पे हमारे पास नॉन सेविंग इनकम 2,430 है, तो रिमेनिंग कितना पोर्शन अप टू 5,000 आपके पास अवेलेबल है? दिस इज़ द पोर्शन ऑफ इनकम दैट इज़ अवेलेबल कि सेविंग इनकम अगर आपकी 2,570 तक हो, 2,570 तक हो, सो इट विल बी टैक्स एट 0%। हमारे पास क्वेश्चन में ये तो है ही सिर्फ 400, सो दिस विल बी टैक्स एट 0% इन अकॉर्डेंस विद स्टार्टिंग रेट बैंड। देन इसके बाद डिविडेंड इनकम के हवाले से फर्स्ट 2,000 ऑफ डिविडेंड इनकम इज़ ऑलवेज टैक्स एट 0%। आपके पास डिविडेंड इनकम निल रेट बैंड के तहत ये 0% पे टैक्स की जाती है, सो नो टैक्स लायबिलिटी इन दिस रिगार्ड। सो द टोटल टैक्स लायबिलिटी इज़ 486। अच्छा, प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमारे पास 675 तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आई थी, लेकिन पे एज यू अर्न की वजह से 600 पे कर देने की वजह से रिमेनिंग 75 सिर्फ टैक्स पेबल रह गया। रिमेंबर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जाए। तो रिक्वायरमेंट थी इनकम टैक्स पेबल कैलकुलेट करना, नॉट टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद अगर हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करें, जहाँ पे हमारे पास इनकम
50,000 है तो इट इज़ सिंपली 50,000 की आपकी नॉन सेविंग इनकम है। सेविंग इनकम वही है 400 की आपकी, और डिविडेंड इनकम है 1800। तो टोटल इनकम आपके पास आ जाएगी 50,000 की नॉन सेविंग इनकम, 400 की सेविंग इनकम, 1800 की डिविडेंड इनकम, टोटल विल बी 52,200। नाउ यू हैव टू डिडक्ट 12,570 ऑफ पर्सनल लोन्स। इसको डिडक्ट करने के बाद आपके पास टैक्सेबल इनकम क्या आ जाएगी, 37,430 नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम 400, डिविडेंड इनकम 1800, और टोटल हो जाएगा ये 39,630। अब आपके पास टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त फर्स्ट 37,430 जो नॉन सेविंग इनकम है उस पर टैक्स लायबिलिटी 20% के रेट पे कैलकुलेट की जाएगी। तो ये 20% आ जाएगा 7,486। देन इसके बाद हमारे पास एज वी नो दैट सेविंग इनकम अगर हमारी टोटल इनकम हायर रेट बैंड पे लाया करती है तो 500 ऑफ सेविंग इनकम विल बी टैक्स एट 0%। सो यहाँ पे तो हमारे पास सेविंग इनकम है ही 400। सो ये सेविंग इनकम नील रेट बैंड की वजह से 0% पे टैक्स होगी, जबकि डिविडेंड इनकम आपकी 1800 हमेशा फर्स्ट 2000 ऑफ योर डिविडेंड इनकम विल बी टैक्स एट 0%। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी वुड बी 7486। अब हम थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे नॉन सेविंग इनकम हमें 1,50,000 गिवन है, तो ये है आपकी ट्रेडिंग इनकम, और बैंक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। और लेस करेंगे इसमें से पर्सनल अलाउंस इफ एनी अवेलेबल, और पर्सनल अलाउंस लेस कर देने के बाद आ जाएगी आपके पास टैक्सेबल इनकम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग इनकम आपके पास आ रही है 1,50,000, टोटल भी 1,50,000। बैंक इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम 400, डिविडेंड रिमेन्स द सेम 1800। तो अब आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 1,50,000 की नॉन सेविंग इनकम, 400 की सेविंग इनकम, और 1800 की डिविडेंड इनकम। सो इन टोटल विल बी 1,52,200। एज यू नो कि आपके पास अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 से ज़्यादा हो तो आपके लिए कोई पर्सनल अलाउंस अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी टोटल इनकम है यही हमारी एडजस्टेड नेट इनकम है, क्योंकि अगेन ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई रिलीफ नहीं गिवन तो टोटल इनकम और नेट इनकम बराबर होते हैं। और अगर आपके पास कोई कंट्रीब्यूशन टू गिफ्टेड डोनेशन या कंट्रीब्यूशन टू पर्सनल पेंशन फंड नहीं गिवन तो वट एवर इज़ योर नेट इनकम वही एडजस्टेड नेट इनकम है। सो उसके मुताबिक नो पर्सनल अलाउंसेस अवेलेबल, सो टैक्सेबल इनकम रिमेन्स द सेम। अब हमने टैक्स कैलकुलेट करनी है, लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम पे। तो 37,700 की इनकम पे टैक्स लायबिलिटी 20% कैलकुलेट होगी, ये आ जाएगी 7,540। देन हमने ये देखना है कि हमारी नॉन सेविंग इनकम 1,50,000 है, तो फ्रॉम 37,700 टू 1,50,000 की पोर्शन होता है इनकम का 1,12,300, और इस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 40% के रेट पे। और ये 40% क्या आ जाएगा,
44,920, तो ये 44,920 आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि आपके पास डिविडेंड सेविंग इनकम के लिए ना ही स्टार्टिंग रेट एप्लीकेबल है, ना ही सेविंग इनकम निल रेट बैंड। स्टार्टिंग रेट तो इसलिए एप्लीकेबल नहीं क्योंकि नॉन सेविंग इनकम 5,000 से ज़्यादा है। सेविंग इनकम निल रेट बैंड इसलिए एप्लीकेबल नहीं कि आपकी टोटल इनकम एडिशनल रेट बैंड पर लाई करती है। दिस इनकम लाइज ऑन एडिशनल रेट बैंड, मींस आपकी इनकम है 1,52,200 जो एडिशनल रेट बैंड पर लाई करती है। तो अगर आपकी टोटल इनकम एडिशनल रेट बैंड पर लाई करती हो तो कोई कंसेशन आपको नहीं मिलती सेविंग इनकम के हवाले से। सो इट विल बी टैक्स एट 45%, तो ये आ जाएगा 180। जबकि डिविडेंड इनकम आपकी 1800 है, वो हमेशा से 0% पे टैक्स होगी। क्या वजह है? क्योंकि डिविडेंड इनकम निल रेट बैंड हमें अलाउ करता है कि फर्स्ट 2000 ऑफ dividend income to be taxed at 0%. So now this is our total tax liability. So it will be 7540 plus 44,920 plus 180. So total tax liability is 52,640. अब क्वेश्चन है कि रेगन रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 22-23 विच आर टैक्सेबल फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपने कि आपके पास जो NSNI इन्वेस्टमेंट अकाउंट से इनकम हासिल होती है वो सेविंग इनकम है, वो टैक्सेबल है। लेकिन NSNI सर्टिफिकेट से जो इनकम हासिल होती है वो एग्जाम्प्ट है। तो इस पॉइंट को चेक किया गया इस MCQ में। विच आर टैक्सेबल फॉर इनकम टैक्स पर्पस, तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है, इनकम जो है ये टैक्सेबल है। और इंटरेस्ट ऑन कंपनी लोन स्टॉक ये भी टैक्सेबल है। प्रोसीड फ्रॉम NSNI सेविंग सर्टिफिकेट ये एग्जाम्प्ट है। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर आपके पास ये कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन आपके लिए जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर आपके लिए एग्जाम्प्ट तो नहीं है, लेकिन इट इज़ टू बी टैक्स एट कैपिटल गेन टैक्स स्कीम। ये आपके पास कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से टैक्स किया जाता है, इनकम टैक्स नहीं इस पर चार्ज किया जाता, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्प्ट। साशा की इनकम जो है वो आपके पास ईयर 22-23 आप कर लें। साशा की इनकम फॉर द टैक्स ईयर 22-23 कंप्राइज ऑफ सैलरी ऑफ 1,40,000 और डिविडेंड उसका 20,000 है। शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू अ पर्सनल अलाउंस, हाउ विल हर डिविडेंड बी टैक्स, उसका डिविडेंड कैसे टैक्स किया जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात ये है कि आपको ये कंसिडर करना है कि फर्स्ट 2,000 ऑफ योर डिविडेंड इनकम इज़ ऑलवेज एग्जाम्प्ट, राइट। तो ये तो ज़ीरो आ जाएगी। अब 1,40,000 उसकी सैलरी है, 2,000 उसकी डिविडेंड इनकम के मुतालिक हम चेक कर चुके हैं, तो इसका मतलब है हम टोटल 1,42,000 इनकम के हवाले से टैक्स लायबिलिटी असेस कर चुके हैं। रिमेनिंग अप टू द 1,50,000 हायर रेट बैंड लिमिट आपके पास अनयूज हायर रेट बैंड 8,000 का रह जाता है। यू नो दैट कि हायर रेट बैंड की लिमिट 1,50,000 है, तो अगर इट इज़ 1,50,000 तो आपके पास 1,42,000 आप असेस कर चुके हैं। बाकी 8,000 की जो डिविडेंड इनकम है वो आपकी हायर रेट पे टैक्स होगी, और हायर रेट डिविडेंड इनकम के हवाले से 33.75% है। दैन इसके बाद आपके पास रिमेनिंग जितनी डिविडेंड इनकम रह जाती है दैट इज़ टू बी टैक्स एट एडिशनल रेट, एंड एडिशनल रेट फॉर डिविडेंड इनकम इज़ 9.35%। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। 8,000 का आपके पास आ जाएगा 33.75%, यह आ जाता है 2,700, और 10,000 का 39.35% आ जाएगा 3,935। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी वुड बी 6,635। अब बात करें इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट की। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टैक्स पेयर इन्वेस्ट करे अकाउंट में, जिसकी वजह से उसकी इनकम क्रिएट हो और ये इनकम उसकी टैक्स फ्री हो। सब्सक्रिप्शन लिमिट 1 साल के लिए 20,000 है। कौन ओपन कर सकता है इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट? अगर हम ये बात करें कि ये कैश सेविंग अकाउंट के मुतालिक बात हो रही है, कैश इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के हवाले से, तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 16 और अबव है कैन ओपन दिस अकाउंट। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट फॉर स्टॉक एंड शेयर है तो उसके लिए एज लिमिट आपके पास 18 और अबव है। टैक्स रिलीफ में ये है कि जो भी इनकम आपकी जनरेट हो रही है वो एग्जाम्प्ट है टैक्स से,
चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में है इनकम, चाहे डिविडेंड की फॉर्म में। और जब आप डिस्पोजल करते हैं इन्वेस्टमेंट का विद इन इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, कि इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में जो भी आपकी अमाउंट है उसे जब डिस्पोज ऑफ किया जाता है वो भी एग्जाम्प्ट है फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। इसके अलावा एक और बात कि कोई मिनिमम होल्डिंग पीरियड नहीं है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि माइक हैज़ इन्वेस्टेड 8,000 इन अगस्त 2020 इन अ फ्लेक्सिबल कैश इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट. In July, he invested further 5,000 in that cash individual saving account. He withdrew 4,000 from the cash individual saving account in December 2022. Mike is now considering investing more cash into the cash individual saving account before 5th April 23. What is the maximum amount that Mike can invest into the cash individual saving account for the tax year 22-23 in addition to his investment already made? तो इसमें हमने ये नहीं कंसिडर करना, पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड बिफोर दिस करंट टैक्स ईयर से पहले जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, इट इज़ नॉट टू बी कंसिडर। ये जो हमारी 20,000 की लिमिट है ये करंट ईयर के लिए, और करंट ईयर में इसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 4,000 विड्रॉ कर लिए, अब उसके पास सिर्फ 1,000 रह गए हैं अपने अकाउंट में। तो 20,000 तक इन्वेस्ट कर सकता है, 1,000 हैं इसके अकाउंट में, तो बाकी 19,000 ये मज़ीद डिपॉजिट करा सकता है। सो 19,000 इज़ योर आंसर। अगेन ये बात समझ लें कि वट एवर अमाउंट हैज़ बिन इन्वेस्टेड बिफोर दिस करंट टैक्स ईयर इज़ नॉट टू बी कंसिडर, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंस्टन इन्वेस्टेड 8,000 इनटू द कैश इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट इन द टैक्स ईयर 22-23। इसी साल उसने 8,000 इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट कैश इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किए हैं। ही नाउ वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू अ स्टॉक एंड शेयर्स इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। What is the maximum possible amount which Winston can invest into a stock and share? तो ये आपके पास ये जो 20,000 की लिमिट है ये कैश और स्टॉक एंड शेयर दोनों के लिए। तो अगर इसी साल के दौरान वो 8,000 इन्वेस्ट कर चुका है तो आउट ऑफ 20,000 इफ़ 8,000 हैज़ ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड, चाहे वो कैश इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 12,000 रह जाती है टू बी इन्वेस्टेड इन दिस करंट टैक्स ईयर इन द स्टॉक एंड शेयर्स। Accrued income scheme के मुताबिक it ensures that a taxpayer who sells the gilts is taxed on any interest income included in the proceed, and relief is given to the purchaser of the gilts for the interest included in the price paid. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं सेलर और परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे उनकी टैक्स लायबिलिटीज़ या उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाएंगी। एग्जांपल में मेंशन कर रहे हैं कि जिन ओन कर रहा है 20,000 5% यूके गवर्नमेंट लोन स्टॉक। इंटरेस्ट पेबल है दो डेट्स पे, 30 जून एंड 31 दिसंबर। जिन ने स्टॉक सेल किया मिंग को 31 अक्टूबर को, यानी 30 जून को जो उसने इंटरेस्ट रिसीव किया था उसके बाद उसने 4 महीने अपने पास होल्ड रखा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और फिर उसने सेल किया इसे अक्टूबर को फॉर सेल प्रोसीड ऑफ 21,333। कितने का? 21,333 का, जिसमें इंटरेस्ट भी 333 का शामिल है, और ये 1 जुलाई 22 से लेकर 31 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट है। कैलकुलेट किया गया 20,000 इंटू 5% इंटू 4/12। अब है व्हाट आर द अमाउंट टैक्सेबल ऑन जिन एंड मिंग एज सेविंग इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन स्टॉक फॉर 21-22। नो, दिस इज़ नॉट सो, आप इसको करेक्ट कर लें, दिस इज़ द ईयर 22-23। सो फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं अबाउट जिन के हवाले से 30 जून को सबसे पहले उसने इंटरेस्ट रिसीव किया। वट एवर अमाउंट ही हैज़ रिसीव्ड ऑन 30 जून 2022, इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड हाउ 20,000 इंटू 5% इंटू 6/12। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 500 की इनकम। तो ये तो 500 इनकम जिन की ही इनकम कंसिडर होगी क्योंकि जिन ने इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट होल्ड की थी। बट इसके अलावा नेक्स्ट 4 पीरियड आपके पास 30 जून को उसने इंटरेस्ट रिसीव किया, लेकिन 31 दिसंबर नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव की डेट से पहले ही उसने डिस्पोज ऑफ कर दिए। अगर नेक्स्ट इंटरेस्ट की डेट से पहले उसने इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, इसका मतलब है 31 दिसंबर का इंटरेस्ट इसने रिसीव नहीं किया। बट नाउ इन अकॉर्डेंस विद एक्यूरेट इनकम कॉन्सेप्ट अगले 4 महीने का इंटरेस्ट रिसीव करना जिनका राइट है, क्योंकि इसने ये इन्वेस्टमेंट होल्ड रखी है। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, बल्कि आपको क्वेश्चन में गिवन है फॉर द 4 मंथ्स पीरियड दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड एज जिन्स इनकम, और जिन की टोटल इनकम आ जाएगी 833। अगर हम मिंग की मुतालिक बात करें
तो मिंग ने नो डाउट 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट रिसीव किया वो सारा का सारा मिंग ने ही रिसीव किया है। दैट इज़ 20,000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो ये आ जाता 500। लेकिन इसमें से शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम द पीरियड जुलाई टू अक्टूबर, क्योंकि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट तो जिनके पास थी, सो शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड। सो उस पीरियड का इंटरेस्ट इसकी इनकम में से लेस कर दिया जाएगा एंड हर इनकम इज असेसेबल इनकम इज़ 167। सो दिस इज़ अबाउट डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह प्रॉपर्टी इनकम।